बीएससी एंड एनएससी ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज के बारे में सुना है? तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे वो यही काम करती है। नाम है आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सौरभ बिस्ट। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेनी बैगर। सो लेट्स किक इट ऑफ। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पावर सेक्टर काम कैसे करता है। पावर स्ट्रक्चर को एक बार आप समझ लेंगे तो पावर सेक्टर के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे दोस्तों। चाहे वो पावर जनरेटर हो, चाहे वो पावर ट्रांसमीटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर मार्केट प्लेस यानी कि आईईएक्स, जिसके बारे में आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। पॉलिसी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड इंप्लीमेंट करेंगे इसकी दोनों एजेंसियां, सेंट्रल की सीईआरसी और स्टेट की एसईआरसी। अगर देखिए कोई दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा तो सीईआरसी का रोल आएगा, और अगर विद इन स्टेट होगा तो एसईआरसी का रोल आएगा। फिर सिस्टम ऑपरेटर्स क्या करेंगे कि मैनेज करेंगे होल सिस्टम को ऑन द ग्राउंड लेवल। शेड्यूलिंग करना और डिस्पैचिंग करना इलेक्ट्रिसिटी की ये जिम्मेदारी इनकी होगी। नेशनल ग्रिड में आज की डेट में पूरा देश कनेक्टेड है, वन नेशन वन ग्रिड। तो नेशनल ग्रिड जो होती है वो एनएलडीसी मैनेज करेगी, और रीजनल लेवल पे जो आरएलडीसी मैनेज करेगी ग्रिड्स को, और स्टेट लेवल पे एसएलडीसी मैनेज करेगी। उसके बाद कोई भी पावर जनरेशन होगी, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे गैस या थर्मल हो, या फिर किसी भी रिन्यूएबल तरीके की हाइड्रो हो, सोलर हो या विंड बेस्ड हो, तो उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो सेंट्रल में एनटीपीसी एनएचपीसी के पास होगी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास होगी। स्टेट के पास भी खुद की कुछ पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, वो स्टेट के अंडर होंगे, और कुछ होंगे इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स लाइक टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर एंड रिलायंस पावर, जिसका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है अपने चैनल में। मैं आई बटन पे वीडियो छोड़ दूंगा। इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट कंपनीज एंड प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, और मार्केट एरिया दो तरीके से रहेगा, एक एक्सचेंज के थ्रू और एक मोर ट्रेडिशनल मेथड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। तो एक्सचेंज में सेलर्स एंड बायर्स एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। एक्सचेंज का मेथड इंडिया में कंपैरेटिवली न्यू है। ट्रेडिशनल मेथड तो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सर्टिफिकेट्स जिनको हम एस्केट्स बोलते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोक्यूरमेंट ये करनी पड़ती है उन इंडस्ट्रीज को जो कि कार्बन एमिशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, टू मेक देम कार्बन न्यूट्रल। पावर जो होगी वो ट्रांसमिट होगी नेशनल ग्रिड से, और मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेगी सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर्स, तीनों मिलके, जिनको हम बोलेंगे बेसिकली ट्रांसमिशन कंपनीज। और इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा स्टेट कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जनरेट होगी, देन वो ट्रांसमिट होके जाएगी। अगर दूसरे स्टेट में सपोज करिए नहीं है पावर प्लांट, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे ना, तो कैसे होगी? ट्रांसमिशन के थ्रू। देन उसको फाइनली हम घर घर पे पहुंचाएंगे, फैक्ट्रीज में पहुंचाएंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसके बाद फाइनली वो कंजम्पशन होगी। और हम देखिए आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री बन चुके हैं ऑलरेडी। 382 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, और जो पीक डिमांड हमारी है वो 190 गीगावाट की ही है। लेकिन ये डिमांड अभी आगे बढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। उसके बाद देखिए आईएक्स है क्या? आईएक्स एक मैंने आपको बताया एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बायर भी होंगे और सेलर्स भी होंगे। तो देखिए 4400 प्लस इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है एज ए बायर। उसके बाद 55 प्लस डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। उसके बाद ईएस सर्टिफिकेट्स यानी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स जो देती हैं वो 100 प्लस एंटिटीज हैं। उसके बाद 500 प्लस जनरेटर्स जो पावर जनरेट करते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर। और मार्केट शेयर है वो कितना है? 95% दोस्तों, मोनोपोली है पूरी की पूरी। इसके अलावा केवल एक और कंपनी है जो ये काम करती है, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। और देखिए आईएक्स ने जो ग्रोथ करी है वो CAGR 32%। 2008 में बन गई थी कंपनी, 2008 से इसने 32% की इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में ग्रो करी है, विच इज ह्यूज। देखिए इनके ये प्रोडक्ट्स हैं,
डे अहेड मार्केट, टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल टाइम मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो कंपनीज ऐसी हैं जिनको एनर्जी नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट चाहिए ग्रीन एनर्जी का। क्या होता है कि अगर जो कार्बन एमिशन वाली इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनको या तो बिजली परचेस करनी पड़ती है रिन्यूएबल की, या फिर एनर्जी सर्टिफिकेट परचेस करना पड़ता है। तो वो एनर्जी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी ये कंपनी करती है, ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है। और उसके बाद देखिए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। जो ऊपर वाले प्रोडक्ट्स हैं, डे अहेड, टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बेसिकली टाइम है कि कोई एक अगले दिन के लिए है, कोई 11 दिन के लिए है, कोई 1 घंटे में डिलीवरी का ये वादा करते हैं, किसी में ये इंट्राडे डिलीवरी देते हैं बिजली की। तो उसमें अपने को नहीं जाना है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। इंडस्ट्रीज लिस्टेड है इन पे, 500 प्लस जनरेटर, 32% की इनकी CAGR है और 99% डे अहेड मार्केट में इनका शेयर है। यानी कि ओवरऑल तो 95% है ही, लेकिन डे अहेड मार्केट में 99%, पूरी मोनोपोली है दोस्तों इस कंपनी की। इसके बाद देख लेते हैं इनका जो रेवेन्यू है उसका ब्रेकअप क्या है। बेसिकली रेवेन्यू इनके पास आता कहां से है, तो रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इनके पास आता है वो है ट्रांजैक्शन फीस। 80% ऑफ द रेवेन्यू आप देखेंगे वो ट्रांजैक्शन फीस है। उसके बाद कुछ एनुअल फीस लेते हैं ये, तो उससे थोड़ी सी कमाई होती है 4-5% की। बाकी अदर इनकम है 10% के आसपास। देखिए जैसे मैंने बताया था, इन्होंने 32% का CAGR ग्रोथ दी है इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके एक्सचेंज के थ्रू, उसमें 2008 में ये कंपनी आ गई थी। तो 2008 से जो इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आया है दैट इज 32%, विच इज ह्यूज दोस्तों। कोई भी बिजनेस अगर 32% के रेट से ग्रो कर रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड। उसके बाद देखिए जो एक्सचेंज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% ग्रो करा है, और जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते थे पावर इलेक्ट्रिसिटी परचेस करने के, वो डिक्रीज करे हैं 33% से। तो यानी कि जो आने वाला टाइम है वो पावर एक्सचेंजेस का टाइम है। बिजली जो बिकेगी आने वाले टाइम पे वो एक्सचेंजेस के थ्रू ज्यादा बिकेगी रेदर देन बायलेटरल एग्रीमेंट्स के। अभी जो शेयर है वो 6% है एक्सचेंज के पास, 6% एक्सचेंज के पास है, मतलब कि IEX के पास ही है, क्योंकि IEX की मोनोपोली है। मेजर शेयर 95% प्लस IEX के पास ही है, और 89% लॉन्ग टर्म PPA ऑलरेडी हो रखे थे, तो वो चीजें। उसके बाद बायलेटरल एग्रीमेंट लेस देन 1 ईयर वाले जो हुए हैं वो 3%, और बाकी अदर 2%। तो यानी कि आप देखिए अभी केवल 6% मार्केट है इस कंपनी के पास, और फ्यूचर में जो बिजली मैं कह रहा हूं आपको ट्रेड होगी वो इसी तरीके से ट्रेड होगी, थ्रू एक्सचेंज ही ट्रेड होगी। तो यानी कि जो अभी हेडरूम है ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा है इस कंपनी का। कुछ डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करा है, तो डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी बिकती है वो 30-80% जो है वो एक्सचेंज के थ्रू ही बिकती है। इंडिया में ये अभी केवल 6% है। अगर आप देखेंगे तो यूके में 47% जो इलेक्ट्रिसिटी बिक रही है वो बिक रही है थ्रू एक्सचेंज। तो अभी इंडिया में इस चीज के लिए ग्रो करने की बहुत पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों ये होता यही है कि जो चीज पहले डेवलप नेशन में होती है वो ही बाद में डेवलपिंग नेशन में आती है। आपने बहुत सारे एग्जांपल इसके ऑलरेडी देख लिए होंगे, बीट जोमेटो, बीट ओला। तो जो चीज वहां पे पहले होती है उसके बाद हम यहाँ पे इंडिया में उसको अडॉप्ट जरूर करते हैं। एंड एनर्जी सेक्टर जो है ये ग्रो होना ही होना है। अगर आप देखिए अभी तो ग्लोबल एवरेज से इंडियन जो है वो पर कैपिटा में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो 1/3 कर रहे हैं। यानी कि अगर एक डेवलप नेशन का जो बंदा है वो हमसे 3 गुना इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है, तो हम जब डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे एज ए कंट्री, तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, और मैं कह रहा हूं एनर्जी कंजम्पशन जो आएगा है वो मार्केट के थ्रू आएगा, एक्सचेंज के थ्रू बिकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो दोस्तों इनकी ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ेगी, यानी कि इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और डिमांड कहां से आ सकती है? तो सबसे पहले जो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और सौभाग्य स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट ऑलरेडी, जिसके अंदर 100% हाउस होल्ड्स को बिजली देनी है। उसके बाद PPA एग्रीमेंट्स कुछ पुराने हो चुके हैं, तो आज की डेट में जो नए PPA एग्रीमेंट्स है वो बहुत कम हो रहे हैं, ना के बराबर। तो सारा का सारा शिफ्ट जो हो रहा है वो एक्सचेंज पे लोड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए एक्सचेंज एफिशिएंट है, प्राइस के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि PPA में आपको बस फंस के रह जाना है। और ये अपने नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। अब ये डेरिवेटिव सेगमेंट में, जैसे अपना स्टॉक मार्केट में देखते हैं ना फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसी तरीके से ये इसमें भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं नए। और देखिए गवर्नमेंट इनके लिए बहुत फेवरेबल पॉलिसी ड्राफ्ट कर रही है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारा का सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होके एकदम एक्सचेंज के थ्रू डील हो। इसलिए गवर्नमेंट ने IGX भी अभी लॉन्च कर दिया है, जो मैं अभी आपको जस्ट थोड़ा बताने वाला हूं, और IEX ही उसको ओन करता है बेसिकली। तो क्या है वो अभी जान लेते हैं।
Let's move to screener to analyze the financial of this company. तो हम आ गए screener.in पे। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड हमने खोल रखी है ऑलरेडी। इसका मार्केट कैप कितना है सबसे पहले देख लेते हैं। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10,800 करोड़ का। तो ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, बहुत कम है। और अभी ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे बताया ना, अभी इस कंपनी में हेडरूम बहुत ज़्यादा है। अभी करंट प्राइस अभी 361 का चल रहा है। अपना 52 वीक 414 का हाई बना के आया है और 161 का इसका 52 वीक का लो है। स्टॉक देखिए हाईली वैल्यूड है, मतलब 50 का पीई है इसका। ये पीई का रीज़न क्या है बढ़ने का? क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में। और क्यों कर रही है मार्केट ऐसा एंटिसिपेट? इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज और दूसरा आईजीएक्स गैस का एक्सचेंज। तो हम गैस वाला एक्सचेंज के बारे में अभी जिक्र करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। बुक वैल्यू देखिए मात्र 17 रुपए की है, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स लायबिलिटी ऐसे एसेट्स कुछ है नहीं। आप समझिए बात को, कंपनी केवल एक एक्सचेंज है, इसके बाद लिमिटेड एसेट्स लिमिटेड लायबिलिटीज है। सारा का सारा जो कंपनी की पावर है वो इसकी मोनोपोली में छुपी हुई है, जो कि इसको सीईआरसी ने लाइसेंस दे रखा है। अगर ये मोनोपोली कल को छिन जाए या फिर कल को कोई इससे बेटर कम्पिटिटिव प्लेयर आ जाए मार्केट में, तो कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी के पास ना कोई एसेट्स है ऐसी, ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कि नो हाउ कि कंपनी उससे फाइट कर ले। तो ये कंपनी का एक माइनस पॉइंट है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहाँ किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहता हूँ? तो देखिए डिविडेंड यील्ड कुछ खास दिया नहीं, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है कंपनी की। 60% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 46% की, क्योंकि कंपनी कम पैसे से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। ज़्यादा इस कैपिटल इंटेंसिव कंपनी नहीं है ये, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। इसमें सारा का सारा खेल है कि आपको जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो अगर वो आते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे तो आप पैसा कमाओगे बहुत कम पैसों से, इसलिए रिटर्न्स आपकी हमेशा ज़्यादा रहेंगी। देखिए ये चार्ट है जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, तो अभी रिसेंटली इसने एक अपवर्ड मूव दिखाई है। जब से आईजीएक्स का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से ये शेयर भागा है ऊपर की तरफ। और कंपनी देखिए डेट फ्री है एंड सारी चीज़ें कंपनी में, मतलब फाइनेंशियल्स में सारी अच्छी चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो फाइनेंशियल में कंपनी की कोई कमी नहीं है। उसके बाद एक बारी इसकी हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं कि कंपनी कैसे सेल अपनी ग्रो कर रही है। तो देखिए 2008 में कंपनी लॉन्च हुई थी और जो टर्नओवर था स्टार्टिंग फेज में बहुत कम था। उसके बाद धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट बढ़ते गए और आज की डेट में टर्नओवर 317 करोड़ रुपए का इनका है। तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, लेकिन जो कंपनी का स्केल है उसके हिसाब से इट्स क्वाइट गुड। कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे ना आप, तो देखिए एक्सपेंस कभी बढ़े ही नहीं। ये देखिए आप, टर्नओवर 170 से 317 चला गया, लेकिन एक्सपेंस 45 से केवल 58 में आए हैं। तो इसका रीज़न आप समझिए क्या है। रीज़न इसका यही है कि जो कंपनी है ये कैपिटल इंटेंसिव, या फिर इसको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा पहले, या बहुत अपना प्लांट एक्सपेंशन करना पड़ेगा तब जाके रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो कॉस्ट साइड है ये हमेशा लोअर एंड पे रहने वाली है। यानी कि अगर कंपनी ने अपना रेवेन्यू किसी तरीके से बढ़ाने में कामयाब हो जाए तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो देखिए 80% का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। या आप जनरली आपको इतना मार्जिन किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। 80% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो अगर केवल और केवल रेवेन्यू साइड हमारी बढ़ती है तो हम बहुत ज़्यादा इस कंपनी का जो शेयर है उसमें उछाल देखेंगे। देखिए अदर इनकम कोई खास है नहीं, फिक्स ही आ रही है 40 सीआर की। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। देखिए 2 करोड़ का इंटरेस्ट पूरे साल में बस देती है और एसेट ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं है। और बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट कंपनी ने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने शो किया है। 24%, 35%, देखिए बहुत शानदार ग्रोथ है कंपनी की। एनुअल ग्रोथ देखिए कंपाउंडेड 10 साल की 24% है, 3 साल की 11 है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 27% है 10 साल की। तो आप देखेंगे बहुत शानदार ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10 साल का 44% का ग्रोथ मिला है रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो इसकी बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में देखिए शेयर कैपिटल 30 सीआर की है, कभी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिजर्व्स देखिए बढ़ते ही गए, 2011 में 48 के थे, 48 सीआर के, और आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 502 सीआर के हो गए। रीजन भी वही, क्योंकि कंपनी को खर्चा करने की, री इन्वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो कंपनी के पास प्रॉफिट रह जाता है।
उसके बाद देखिए अदर लाइबिलिटीज नॉमिनल है 384 CR की। फिक्स एसेट्स कंपनी के पास खास कुछ है नहीं, ये कोई बिल्डिंग वगैरह ही परचेज करी होगी इन्होंने, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए यहाँ पे एकदम से ही जंप हुआ है 8 करोड़ से 119 करोड़, और वही चीज़ फिर स्टैग्नेंट है। तो अच्छी बैलेंस शीट है, नीट एंड क्लीन, P&L बहुत स्ट्रांग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश रिच कंपनी है। कैश फ्लो में देखिए आप, ये कैश रिच कंपनी है, ऑपरेटिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाती है, मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस है कंपनी उससे पैसा कमा रही है। और इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2021 में थोड़ी सी कहीं करी है, और खास कंपनी का कुछ है नहीं, नेट कंपनी कैश पॉजिटिव कंपनी है। रेशियोज शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देख लेते हैं, रेशियोज छोड़ देते हैं, रेशियो में कुछ खास है नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए मैं आपका थोड़ा सा एक जगह लाना चाहता हूं ध्यान। FIIs ने इसमें अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाया है। देखिए 2018 में 9% केवल था FIIs के पास, और उसके बाद करते 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 आज की डेट में FIIs का होल्ड 36% का है। DIIs का देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 34 था उनके पास, 33, 32, 33, 29, 29, मतलब खरीद बेच उनका सेम रहा है। लेकिन FIIs इन्वेस्ट कर रही हैं और होल्ड कर रही है इतने लंबे टाइम तक, इसका मतलब है FIIs आर बुलिश ऑन दिस कंपनी। समझिए दोस्तों। और देखिए क्योंकि कोई खरीदता है तो किसी को बेचना भी पड़ेगा, तो बेचने वाली कौन है? रिटेल पब्लिक। भाव अच्छा मिला तो बेच के निकल गए। 55% होल्ड करते थे पहले, और आज की डेट में केवल 34% होल्ड करती है। सो लेट्स कंपाइल व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। क्या सीखा हमने इस वीडियो में, कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जाना IEX क्या है, पावर एक्सचेंज कैसे काम करता है, पावर स्ट्रक्चर के बारे में जाना कंट्री के। उसके बाद हमने देखा कि क्या ग्रोथ की पोटेंशियल है, और हमने इसके फाइनेंशियल्स भी एनालाइज किए। अब दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब चीजें कवर करी हैं, सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे कि जो नया एक्सचेंज ये लेके आए हैं IGX वो क्या चीज है। उसके बाद अभी तक हमने इसके केवल एडवांटेजेस जाने हैं, लिमिटेशन कंपनी की नहीं जानी है। तो लिमिटेशन क्या है वो हम सेकंड वीडियो में जानेंगे। और थर्ड चीज, मैं अपना ओपिनियन दूंगा आपको कि मेरे को क्या लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। तो वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बताइए कि क्या सजेशंस हैं आपके, कैसे मैं और इंप्रूव कर सकता हूं अपना वीडियो कंटेंट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।